त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजकीय भर्तिया चिकित्सालय में चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण में आज जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कोविड वैक्सीन लगवाया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति या अफवाह का शिकार नहीं होना चाहिए। यह हम सभी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है। वैक्सीन इम्यूनोसिटी, सेफ्टी और एफिकेंसी तीनों पैमानों पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि जिले में पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण हुआ है, जिसमें किसी को भी कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं हुई है। अब फ्रंट लाइन वर्कर, राजस्व कार्मिकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी टीकाकरण करवाकर आम जन के भ्रम व शंका को दूर किया है। आज हुए टीकाकरण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर परसराम मीणा व तहसीलदार ओम प्रकाश जैन सहित राजस्व विभाग के कार्मिकों ने टीकाकरण करवाया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उसमें राजस्व विभाग का आज द्वितीय चरण के टीकाकरण का प्रारंभ किया गया। जिले के मुखिया के नाते, राजस्व प्रशासन के मुखिया के नाते मैंने आज जो है इसका टीकाकरण करवाया। मैं चूरू जिला की जनता को अपील करूंगा कि कोरोना वैक्सीन जो आई है उसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने जिले में हेल्थ केयर वर्कर्स के टीकाकरण करवाया। जिले में एक भी हमारे पास ऐसा AFI केस नहीं है जिससे कोई प्रतिकूल असर पड़ता हो। ये भी मेरा अनुरोध है कि किसी तरह की अफवाह या भ्रांति से सावधान रहे। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है। टीकाकरण हमारे को सबको कराना चाहिए। धन्यवाद। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का द्वितीय चरण गुरुवार से शुरू हुआ। SDM राम अवतार कुमावत, तहसीलदार धीरज झाझड़िया एवं SDM व तहसील कार्यालय के कर्मचारियों को कोविड-19 की प्रथम खुराक का टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन के पश्चात टीकाकरण की निर्धारित गाइडलाइन की अनुपालना में अधिकारियों को 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में रखा गया। टीकाकरण के समय BCMO डॉक्टर राकेश जैन, PMO डॉक्टर राजेंद्र गौड़, वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोडेला सहित कई चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी डॉक्टर घोडेला ने बताया कि 16 जनवरी से प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय स्तर के कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम में गुरुवार को SDM व तहसील कार्यालय के 52 कार्मिकों का टीकाकरण किया जाना था, जिसमें 43 लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रथम टीकाकरण के 28 दिन पश्चात द्वितीय खुराक दी जाएगी। सरदारशहर तहसील के गांव सवाई बड़ी के ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा में देर रात एक चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना लगभग रात 12 बजे की है। चोर ने बैंक में घुसकर पहले तो तिजोरी को तोड़ने का असफल प्रयास किया। जब चोर तिजोरी नहीं तोड़ पाया तो बैंक में रखा प्रिंटर लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना बैंक में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं सुबह बैंक कर्मचारी जब बैंक पहुंचे तो उन्हें घटना का पता चला। कर्मचारियों ने इसकी सूचना सरदारशहर पुलिस थाने में दी। सूचना पर मौके पर थानाधिकारी सतीश कुमार यादव और कांस्टेबल कृष्ण मीणा पहुंचे और घटना का जायजा लिया। थानाधिकारी यादव का कहना है कि तिजोरी नहीं टूटने की वजह से बैंक में रखी नकदी रकम सुरक्षित है। वहीं चोर बैंक में रखा प्रिंटर ले गया। अब पुलिस CCTV के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। सुजानगढ़ नगर परिषद में सभापति चुनाव को लेकर नाम वापसी के बाद अब कांग्रेस व भाजपा में सीधी टक्कर निश्चित हो गई है। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि सभापति चुनाव के लिए कांग्रेस से नीलोफर गोरी, रहीसन बानो व अर्चना मारोठिया ने तथा भाजपा की ओर से पूजा दाधीच ने नामांकन किया था, लेकिन आज रहीसन बानो व अर्चना मारोठिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। 2 प्रत्याशियों की नाम वापसी के बाद अब कांग्रेस की नीलोफर गोरी व भाजपा की पूजा दाधीच के मध्य मुकाबला होगा। कांग्रेस के पास जहां 28 पार्षद है, वहीं भाजपा के पास 19 पार्षद है तो 13 निर्दलीय हैं। सभापति निर्वाचित होने के लिए 31 पार्षदों का समर्थन होना आवश्यक है, जिसके लिए कांग्रेस को कम से कम 3 निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की आवश्यकता है। वहीं भाजपा को 12 निर्दलीय पार्षदों की जरूरत है। 7 फरवरी को सभापति पद के लिए मतदान होना है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि सभापति का ताज किसके सिर होगा। आज जो नगर परिषद चुनाव 2021 नगर सभापति और उप सभापति का जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें सभापति के लिए जो नामांकन, आज नाम वापसी का अंतिम दिन 3 बजे तक था। इसमें 4 प्रत्याशी हमारे इसमें दाखिल किए गए थे प्रत्याशियों ने नामांकन। उसमें से 2 नामांकन जो निर्दलीय थे उन्होंने नाम वापस ले लिए हैं। इस तरह से अब जो सभापति के लिए 2 प्रत्याशी जो उपलब्ध हैं, इसमें कांग्रेस के नीलोफर जी हैं और बीजेपी से पूजा दाधीच जी हैं। तो इस तरह से सभापति के लिए 2 प्रत्याशी अब हैं, जिनकी विधिवत प्रक्रिया जो है वोटिंग की 7 तारीख को संपादित की जाएगी
और उक्त अनुसार आगे की तैयारियां हमारे द्वारा कर ली गई है। तो 7 तारीख को सभापति का चुनाव किया जाएगा और 8 तारीख को उप सभापति का किया जाएगा। सारी तैयारियां पूर्ण तरीके से हम संपादित कर देंगे। तारानगर नगरपालिका चुनाव 2021 के अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए 4 नामांकन में से 2 निर्दलियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। निर्वाचन अधिकारी मोनिका जाखड़ ने बताया कि 2 फरवरी को अध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन दाखिल किए गए थे। कांग्रेस से प्रियंका, भाजपा से हरिप्रसाद इंदौरिया व निर्दलीय से मैमुना व संतोष देवी ने नामांकन दाखिल किए थे। आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन निर्दलीय मैमुना व संतोष देवी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नगर निकाय चुनाव तारानगर के आज अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र की वापसी की आज अंतिम तारीख थी। आज 3 बजे तक इसमें समय था। तो 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने इसमें नाम वापसी के लिए अपना पर्चा उठाया है। वहीं तारानगर में निर्दलीय पर्चा उठने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी व नरेंद्र बुढ़ानिया जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे विधायक भी किसी जादूगर से कम नहीं है। विधायक बुढ़ानिया ने जो जादू चलाया वो किसी के भी समझ में नहीं आया। कांग्रेस के पास 20 सीट तो पहले से ही थी और 3 निर्दलीय भी शामिल हो गए। बहुमत के साथ कांग्रेस की नगरपालिका बनेगी जो अपने आप में ऐतिहासिक होगी। रतनगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए नाम वापसी का समय निकलने के बाद 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अर्चना सारस्वत एवं निर्दलीय सुमन देवी बबेरवाल के बीच सीधी टक्कर होगी। गुरुवार की शाम 3 बजे तक नाम वापसी का समय था, लेकिन निर्धारित समय निकलने के बाद दोनों उम्मीदवार मैदान में डटे रहे। 3 बजे बाद रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने दोनों प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए। अर्चना को हाथ का पंजा व निर्दलीय सुमन बबेरवाल को चाबी का निशान आवंटित किया गया। 7 फरवरी को 2 बजे तक मतदान होगा और उसके पश्चात चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 45 वार्डों वाली नगर पालिका में कांग्रेस के 24, भाजपा के 8, 13 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव में विजय हासिल की थी। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। बीदासर क्षेत्र की आशाओं द्वारा मानदेय भुगतान में बढ़ोतरी, सभी आशाओं को स्थायी करने की मांग और हड़ताल के दौरान जिन आशाओं पर कानूनी कार्रवाई की गई उन्हें वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर आशाओं ने कहा कि हम सभी अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 महीने से हड़ताल पर हैं। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि हमें न्यूनतम मजदूरी दी जाए व स्थायी किया जाए और अगर हमें स्थायी नहीं किया जाए तो हमारा मानदेय 18,000 रुपये किया जाए। प्रमुख 3 मांगे हैं। पहले तो हमें स्थायी नौकरी दी जाए, अगर स्थायी ना दी जाए तो 18,000 रुपये हमारे मानदेय किए जाए। हम कुछ महीनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमने ज्ञापन पे ज्ञापन दे दिया, हमारी एक सुनाई नहीं हो रही। अगर इसी तरह सरकार हमारी आंखें मूंद कर बैठी रही तो आने वाले कुछ दिनों में हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हम सरकार से हमारी यही विनती है कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारी 5 मांगे हैं और सरकार को कई दिनों से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारी 5 स्थायी मांगे हैं। एक तो सरकारी कर्मचारी किया जाए, जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं किया जाए जब तक 18,000 वेतन किया जाए और समान वेतन, समान काम दिया जाए और जो हमारी आशा बहनें हैं उस पर कोई कानून लगाया गया है वो वापस लिया जाए। जिला कलेक्टर सावरोल वर्मा ने कहा कि कैंसर रोग से बचाव के लिए जागरूकता की आवश्यकता है।
व्यक्ति स्वस्थ आहार व दिनचर्या में बदलाव से कैंसर जैसी बीमारी से बच सकता है। जिला कलेक्टर आज राजकीय भर्ती अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित कैंसर जांच व परामर्श शिविर के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैंसर रोग से ठीक हुए रोगियों को आमजन को जागरूक करना चाहिए। शिविर में बीकानेर के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज टांटिया ने बताया कि कैंसर रोग से बहुत से रोगी मुक्त हुए हैं, वहीं समय पर उपचार से इस रोग को ठीक किया जा सकता है। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने शिविर में होने वाली जांचों व NCD स्क्रीनिंग के बारे में जानकारी दी। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कैंप का आयोजन किया गया। इसमें बीकानेर से विशेषज्ञ आए हुए हैं। यहाँ हमारी जिला स्तरीय की विशेषज्ञ टीम है, वो भी उनके साथ समन्वय रखते हुए हमारे जो जिले के कैंसर रोगी हैं उनका उपचार करने का और परामर्श करने का कार्रवाई कर रहे हैं। और जो बीकानेर की टीम आई है उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि वो टीम यहाँ पर हर महीने आएगी, जिससे हमारे ज़िले के मरीजों को बीकानेर जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इस तरह के शिविरों से यहाँ के निवासियों को काफ़ी सुविधा मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। चूरू के अग्रसेन नगर के बाशिंदों ने आज मुख्यमंत्री के नाम नगर परिषद सभापति व जिला कलेक्टर को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। समिति के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि जयपुर ओवरब्रिज बंद होने के कारण भारी वाहन व सरकारी व निजी बसों का आवागमन अग्रसेन नगर कॉलोनी से संचालित हो रहा है। वाहनों के तेज गति से आवागमन के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन व नगर परिषद प्रशासन को अनेकों बार ज्ञापन देकर अवगत कराया जा चुका है। अगर 10 फरवरी तक इन बसों को नहीं रोका गया तो अग्रसेन नगर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर रविकांत शर्मा, एडवोकेट सुरेंद्र राहड़, पवन कुमार, ओम प्रकाश तंवर सहित समस्त कॉलोनी वासी मौजूद थे। 20 मई 2013 का और ये जो जयपुर ओवर ब्रिज है ये माननीय अशोक गहलोत जी के लोकार्पण से इसका आरंभ हुआ था और जस्ट 2013 के 5 साल बाद में 26 सितंबर 2018 को ये ब्रिज इसके एक स्पान में जो है कुछ खराबी आई और इसको PWD विभाग ने बंद कर दिया और पूर्णतः बंद कर दिया। भारी व्हीकल और जो छोटे व्हीकल है उनको भी बंद कर दिया। 35-40 दिन तक पूरे अग्रसेन नगर और चूरू शहर ने इस समस्या को झेला और उसके बाद में 1 नवंबर 2018 को ये ब्रिज खोला गया केवल छोटे व्हीकल्स के लिए और 1 नवंबर 2018 से टिल टुडे ये ब्रिज जो है केवल छोटे व्हीकल्स के लिए है, बड़े व्हीकल के लिए नहीं है। और बड़े व्हीकल जाते हैं हमारे अग्रसेन कॉलोनी के अंदर से होते हुए। एक अग्रसेन कॉलोनी की जो मेन रोड है 60 फीट जो रोड है, मेन रोड जो है वो अभी नेशनल हाईवे में बदल चुकी है और तीसरे दिन वहाँ पे जो है किसी भी तरीके के हादसे होने की आशंका रहती है। हम हमारे बच्चों को जो है बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकते। रोड पे कोई भी महिला या कोई भी जो बच्चा है वो साइकिल या छोटे व्हीकल से आवागमन नहीं कर सकता। फाटक पूर्णतः बंद रहता है। कॉलोनी पिछले 2.5-3 साल से इस दुख को बुरी तरह से झेल रही है और अब हम पूर्ण रूप से इस चीज़ से त्रस्त हो चुके हैं और अब हम हमारे जो सड़क के आसपास के जितने भी मकान हैं उनमें दरारें आने लग गई और तीसरे दिन हादसे की आशंका रहती है। हम इस भयभीत माहौल में कब तक रहेंगे? जिला प्रशासन या राजस्थान सरकार इस बात पे संज्ञान ले और इस समस्या का निवारण सही तरीके से करे। हमें इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि इसमें भाजपा का क्या रोल है, कांग्रेस का क्या रोल है। कॉलोनी के हर निवासी को इस समस्या से लेना देना है। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किसने बनाया, क्या हुआ, क्या समस्या हुई। अभी राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत हमारी इस बात को सुने और जो जिला प्रशासन है वो हमारी बात को सुने और हम उन्हीं के सामने ये बात रख सकते हैं। पीछे क्या हुआ हमें उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ये है कि अग्रसेन का अंदर से जो भारी वाहन निकले हैं ना, वो भारी वाहन की वजह से हम आज भी लॉकडाउन के अंदर जी रहे हैं। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे बाहर बूढ़े बुजुर्ग लोग घूमते फिरते थे वो बाहर नहीं निकल सकते और इतने भयंकर तेज स्पीड से चलते हैं। पास के अंदर जो घर है ना, दुकानें हैं, उनका जीना दुर्लभ हो रहा है। पूरे अग्रसेन समाज को दिक्कत हो रही है। दूसरे नंबर की बात, इनकी वजह से रॉन्ग साइड के अंदर ये गाड़ी वाले आगे खड़े हो जाते हैं। गेट खोलने के बाद आधा घंटे तक हमारे पास जगह नहीं मिलती है और उतने में दूसरी गाड़ी का टाइम हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। हमारे 1-1 घंटा रुकना पड़ता है हमारे को। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि इसको बाईपास को आप डाइवर्ट करवाओ और हमें इससे निजात दिलाओ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज खान ने बताया कि जिले में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो कि छात्रावास में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय चूरू से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्रों को नियमानुसार निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। चूरू जिले में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में प्रवेश प्रारंभ है। चूरू जिले में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र
जो अल्पसंख्यक छात्रावास में प्रवेश लेने के इच्छुक हो वे कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू से फार्म प्राप्त कर उनको भरकर जमा करवा सकते हैं। अल्पसंख्यक छात्रावास प्रवेश फार्म भरने में किसी भी प्रकार की जानकारी, समस्या, सहयोग के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू मोहम्मद नियाज खान से संपर्क करें, जिनके मोबाइल नंबर 94 135 42 965 है। चूरू नगर परिषद की सभापति पायल सैनी ने आज जिला कलेक्टर सांवरवल वर्मा से मुलाकात कर शहर के पार्कों को खुलवाने को लेकर बातचीत की। सभापति ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सभी पार्क करीब 10 माह से बंद पड़े हैं। वहीं अब महामारी को रोकने के लिए देश में वैक्सीन आ गई है, साथ ही स्कूलें भी खुल गई है, तो अब पार्कों को भी खुलवाया जाए। पार्कों में आने से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए चूरू शहर के अंदर लॉकडाउन के तहत सभी पार्क व उद्यान बंद चल रहे थे। अभी चूंकि प्रदेश भर के अंदर कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, केसेस भी अब चूरू के अंदर भी 13 तारीख से आ रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है और अभी जो मौसम है वो भी बदल रहा है। इसी के तहत आज जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर आम जनता के मांगों के ऊपर उनसे बातचीत की गई है कि चूरू शहर के अंदर जितने भी उद्यान हैं, पार्क है, इंद्रमणि पार्क है, नगर परिषद के द्वारा संचालित पार्क है, अग्रसेन नगर के अंदर पार्क है, साथ ही में नेचर पार्क है, सभी को खोला जाए। कोरोना गाइडलाइन की पालना भी साथ में सुनिश्चित की जाए, खतरा भी नहीं हो ताकि, और मास्क व सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाए। साथ ही में ज़्यादा लोगों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाए। इन्हीं सब पे ऊपर चर्चा की गई है व उनसे आग्रह किया गया है कि सभी पार्कों को खोला जाए। वहीं गत 10 माह से बंद पड़े नेचर पार्क को 9 फरवरी से आमजन के लिए खोला जाएगा। उप वन संरक्षक सविता दहिया ने आज एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि अब राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की नई गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए नेचर पार्क को प्रातः 5 बजे से 9 बजे तथा शाम 4 बजे से 6 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आमजन से यह अपील की गई है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई असामाजिक गतिविधि करने एवं कचरा तथा गंदगी फैलाए जाने पर विभाग द्वारा कम से कम 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। जिला कलेक्टर सांवरवल वर्मा ने गृह मंत्रालय की ओर से जारी कोरोना निगरानी, नियंत्रण एवं सावधानी गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित दोषी के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाए। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से 1 फरवरी को जारी गाइडलाइन के मुताबिक 28 फरवरी तक के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की नियमित कक्षाएं शुरू की जा चुकी है। कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यालयों को 8 फरवरी से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं कक्षा 5 तक नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेगी। जारी गाइडलाइन के अनुसार विवाह संबंधी आयोजन की पूर्व सूचना ईमेल द्वारा उपखंड अधिकारी को देनी होगी। इस दौरान नो मास्क, नो एंट्री की सख्ती से पालना करनी होगी। साथ ही आमंत्रित अतिथियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। वहीं अंत्येष्टि के दौरान अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। अन्य सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक जन कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व जिला कलेक्टर को पूर्व में सिटिंग प्लान के साथ लिखित सूचना देनी होगी। जिला कलेक्टर ने कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, सीईओ, एसीईओ, समस्त एसडीएम, सीएमएचओ, पीएमओ, समस्त तहसीलदार, सीडीईओ, नगर परिषद आयुक्तों एवं नगर पालिका अधिशासी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। जिला मुख्यालय पर आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में संशोधन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में बिना प्राप्तांक प्रतिशत उत्तीर्ण से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आगामी कक्षा में अध्ययनरत प्रमोट विद्यार्थियों के प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन नियमानुसार स्वीकृत नहीं किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जो न्यायोचित नहीं है। इसमें विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। वहीं प्रमोट किए जाने के राज्य सरकार के फैसले का नुकसान विद्यार्थी क्यों उठाए। ज्ञापन में आदेश में संशोधन करने तथा समस्त छात्रों के आवेदन स्वीकृत कर छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग की। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री आकाश भारतीय, नगर सह मंत्री सफलता बेनीवाल, मीडिया संयोजक ऋषिराज सिंह राठौर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रमोट किए गए छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप रोकने संबंधी निर्देश दिए गए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू उनके खिलाफ में ज्ञापन दे रही है। वह मांग करती है कि प्रमोट किए गए छात्र छात्राओं को भी स्कॉलरशिप दी जाए। अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने 12,64,251 रुपए की निधि का समर्पण किया। इसमें विधायक परिवार द्वारा 11 लाख रुपए का राशि का चेक सौंपा गया। निधि संग्रह समिति के वासुदेव चाकलान ने बताया कि 15 जनवरी से शुरू किए गए अभियान में अब तक करीब 25 लाख रुपए संग्रह किए गए हैं तथा अब तक 40 लाख रुपए के कूपन प्राप्त हुए हैं, जिनका वितरण किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ओम सारस्वत, पूर्व जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, चंद्रशेखर, प्रचारक बुद्धि प्रकाश सहित कई लोग उपस्थित थे। नारी शक्ति के मान सम्मान को लेकर जागरूकता बाइक रैली लेकर सुजानगढ़ पहुंचे चूरू के अजय पाल सिंह शेखावत का नगरवासियों ने स्वागत किया। शहर के नूर मोहम्मद खान, पहाड़ियान, मुरली सिंधी, गोपाल सोनी, नरेंद्र गुर्जर, श्याम सुंदर नाई, जितेंद्र सोनी आदि ने माला पहनाकर शेखावत का स्वागत किया। इस अवसर पर अजय पाल सिंह ने बताया कि वह बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों, कन्या भ्रूण हत्या व गैंग रेप पर रोकथाम के लिए प्रभावी कानून बनाने एवं उनकी पालना करने के साथ ही इन बुराइयों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 2019 में 13 नवंबर को दुनिया की सबसे ऊंची रोड खारदुंगला पास जिसको बताते हैं, जिसकी हाइट महज 17,000 फीट थी ज़मीन से, जिसके ऊपर मैंने -33 डिग्री में नंगे पैर 26 घंटे चढ़ाई की थी और मेरा डिस्टेंस था 39.7 किलोमीटर। और उसके अलावा मैं सोशल वर्क बहुत पहले भी कर चुका हूँ, जिसके अंदर लॉकडाउन के अंदर करीबन 4 महीने तक मैंने जो गरीब लोग होते हैं उनको कपड़े और खाने जैसी सेवाएँ मैंने दी थी। और अभी मैंने एक नॉर्मल सर्वे किया था जिसके तहत मुझे पता लगा था कि भ्रूण हत्या बढ़ रही है और औरतों पे अत्याचार बढ़ रहा है। तो उसके तहत मैं एक जागरूकता अभियान चला रहा हूँ, जिसके अंदर 21 दिन में 17,000 किलोमीटर पर बाइक चलाने वाला हूँ ऑल ओवर इंडिया, और 29 स्टेट 21 दिन में कवर करूँगा, जिसके लिए मेरा मोटिव है बेटी बचाओ नारी शक्ति। सरदारशहर पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए मुकुंदगढ़ से लूटी हुई एक गाड़ी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल संजय बसेरा व कांस्टेबल कृष्णा मीणा ने बताया कि 2 फरवरी को मुकुंदगढ़ थाने में सीकर जिले के भैरूपुरा निवासी रंगलाल ने मामला दर्ज करवाया था। वहीं देर रात सरदारशहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सवाई पेट्रोल पंप के पास से भादासर निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। गाड़ी और दोनों आरोपियों को मुकुंदगढ़ पुलिस के हवाले किया जाएगा। पूरे मामले में हेड कांस्टेबल संजय बसेरा व कांस्टेबल कृष्ण मीणा की अहम भूमिका रही। चूरू पंचायत समिति परिसर में अनाधिकृत वाहनों की रोकथाम हेतु आज प्रधान दीपचंद राहड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पंचायत समिति परिसर में अनाधिकृत वाहन खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से जनप्रतिनिधियों को वाहन खड़ा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः वहां पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को नियुक्त कर अनाधिकृत वाहन को हटाया जाए। इस पर एसपी टोगस ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी की व्यवस्था कर अनाधिकृत वाहनों को हटाया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में सरपंच व अधिकारीगण मौजूद थे। पंचायत समिति परिसर में अधिक ऐसा सामाजिक तत्व भी गाड़ियां लेकर आते हैं और अंदर घुस जाते हैं और वो गाड़ियां काफ़ी तक खड़ी रहती हैं। उसको हटवाने के लिए एसपी साहब से निर्णय लिया है। सर, ये दोनों अपने जो पंचायत समिति में कल मीटिंग हुई और उसके बाद में इनके आपस में कोई मतभेद थे, उसको लेके डिस्कस कर रहे थे। अधिकतर जो डेवलपमेंट के जो प्रोसीजर का वर्क है, जो मेरे संबंध का नहीं है, कलेक्टर साहब और जिला परिषद के जो चाहिए हैं, मैंने उनको यही कहा कि ये जो वर्क है वो उनका है
कोई कानून व्यवस्था या सुरक्षा की कोई दृष्टि से कोई इशू हो तो वो बता सकते हो। अगर ऐसा होगा तो हम वहाँ पर जाब्ता भी लगा सकते हैं। और दोनों को भी हमने ये कहा, अगर ऐसी कोई स्थिति हुई हो, कोई अपराध घटित हुआ हो तो उसमें हम लिखित में दे सकते हैं। दोनों ने इस प्रकार का कोई लिखित में हमें नहीं दिया। और जो डेवलपमेंट वर्क को लेके इनमें जो भ्रांति थी, इसको लेके ये इन्होंने ये कहा कि भाई हम सीओ जिला परिषद है, उन बैठ के बात कर लेंगे रात कैसे। हमारे पंचायत समिति परिसर में क्या है कि अनाधिकृत वाहन खड़े रहते हैं। उस सिलसिले में प्रधान जी, उप प्रधान जी, वीडियो साहब और हम सभी सरपंचगण ज्ञापन देने गए थे कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक की हवलदार या सिपाही की व्यवस्था करी जाए ताकि हमें जनप्रतिनिधियों को वाहन खड़े करने के लिए जगह मिल सके। क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कल से कोई ट्रैफिक हवलदार की व्यवस्था करवाएंगे और आपके वाहनों के लिए जगह की व्यवस्था करवाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक आदेश जारी कर कहा है कि प्रदेश के चूरू सहित 8 जिलों के किसानों को रबी 2019-20 में हुए फसल खराबे का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा जल्द मिल सकेगा। बुधवार को राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए थे कि जिन 8 जिलों का रबी 2019-20 का क्लेम भुगतान बकाया है, उनका शीघ्र भुगतान किया जाए। उल्लेखनीय है कि कोरोना लॉकडाउन अवधि में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा चूरू जिले में किए गए फसल खराबे के आकलन पर बीमा कंपनी ने असहमति व्यक्त करते हुए भारत सरकार के समक्ष अपील कर दी थी। इसके चलते किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं हो पा रहा था। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रामरतन सिहाग ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि विधेयक देश के किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की सोची समझी साजिश है। किसान अपनी एकजुटता और जनता के समर्थन के दम पर केंद्र सरकार की इस साजिश को कभी सफल नहीं होने देगा। सिहाग आज दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि बिलों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में उपस्थित किसानों को संबोधित कर रहे थे। जिले से 7 बसों व अन्य छोटे वाहनों से जिले भर के किसानों के साथ पहुंचे जिला अध्यक्ष सिहाग ने कहा कि केंद्र सरकार बिलों के जरिए पूंजीपतियों की ओर से की जाने वाली जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी जामा पहनाना चाहती है। सरदारशहर नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस, भाजपा व निर्दलीय ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें कांग्रेस से राजकरण चौधरी, भाजपा से राकेश टांग व निर्दलीय मोनिका सैनी ने नामांकन दाखिल किया था। वहीं मोनिका सैनी ने निर्दलीय पर्चा दाखिल करने पर एक बार कांग्रेस में खलबली मच गई थी कि क्रॉस वोटिंग से जीती हुई बाजी न हार जाए, लेकिन आज मोनिका सैनी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस के पास 29 व 3 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन है, वहीं भाजपा के पास 23 पार्षद है। कांग्रेस के पास बहुमत होने के कारण कांग्रेस के प्रत्याशी राजकरण चौधरी का चेयरमैन बनना लगभग तय है। इस चुनाव में हमने कांग्रेस पार्टी से विधायक जी के आशीर्वाद से 32 कैंडिडेट जीते हैं, 29 कांग्रेस चिन्ह पे जीते हैं और 3 निर्दलीय जीते हैं। 32 हम एक साथ हैं। मैं चेयरमैन की अग्रिम पंक्ति में था, इसलिए परिवार में थोड़ा सा जो दुख प्रकट किए गए उस आवेश के कारण, आवेश में आगे मेरे छोटे भाई की बहू मोनिका सैनी ने निर्दलीय पर्चा भरा था, उसको वहाँ से भंवरलाल जी के आदेश और निर्देशन से मैं यहाँ कल रात को आया। हमने परिवार में मीटिंग की। हम कांग्रेस के साथ हैं। अशोक जी गहलोत, राजस्थान सरकार व हमारे विधायक जी व हमारे युवा नेता अनिल जी शर्मा के साथ हैं और हम साथ रहेंगे।